नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निशाना पर। आज हमारे साथ हैं सीपीआईएम पार्टी के हरियाणा के राज्य सचिव। सीपीआईएम पार्टी हमारे देश की पहली ऐसी पार्टी बन गई है जिन्होंने अपना घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो ऑडियो में भी जारी किया है। तो हम कॉमरेड सुरेंद्र मलिक से जानना चाहेंगे कि उनकी पार्टी की ऐसी क्या खासियत है, उनके मैनिफेस्टो में क्या खासियत है जो और पार्टियों से अलग करते हैं। देखिए, हमारी पार्टी का ये मानना है कि ये जो लोकसभा के चुनाव इस बार होंगे वो हमारे देश के लिए बहुत ही निर्णायक चुनाव होंगे। ये साधारण चुनाव नहीं है। आप इनको मतलब जितने भी वामपंथी नेता हैं वो ये बात कहते हैं कि ये साधारण चुनाव नहीं है, तो इसको थोड़ा सा बताइए, ज़्यादा नहीं शॉर्ट में बताइए कि ये साधारण चुनाव क्यों नहीं है। वो इस आधार पर हम ये कहते हैं कि पिछले 5 साल का जो शासन रहा भारतीय जनता पार्टी का, मोदी सरकार का, उसने जो जनता से जो वादे किए थे सबका साथ सबके विकास के, रोज़गार के, खेती बाड़ी के, महंगाई कम करने के, उन सब सवालों के ऊपर उसने दगा किया है, लोगों के साथ विश्वासघात किया है। इन 5 सालों में उन्होंने एक के बाद एक देश में जो नीतियां लागू की हैं वो हमारे देश के संविधान की जो बुनियाद है, धर्मनिरपेक्षता, जनतंत्र और गणतंत्र, उसके ऊपर बहुत तीखे हमले किए, लोगों की रोजी रोटी पर हमले किए हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने देश के अंदर एक नफरत और हिंसा का वातावरण बनाया। मतलब गैर जरूरी मसलों को बार बार लोगों के बीच में, हमारे ही देश के लोगों को आपस में अलग अलग सवालों के ऊपर लड़ाने का, एक हिंसा तक वातावरण पैदा करने का। तो हमारा ये मानना है कि आज देश के अंदर ज़रूरत है कि इस देश के धर्मनिरपेक्षता को, उसके जनतंत्र को, उसके संविधान की रक्षा की जाए। इसलिए ये निर्णायक होगा। आपकी पार्टी पूरे देश के स्तर पर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? हमने सीपीआईएम ने अब की बार 71 सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। हमने यह आह्वान किया है कि देश को अगर बचाना है तो बीजेपी को हराना होगा, और बीजेपी को हराने के लिए तमाम धर्मनिरपेक्ष ताकतों को वो मिल करके, जिसमें भाजपा विरोधी वोट बटे ना, इस आधार के ऊपर हमने चुनिंदा सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो चलिए अब बताइए, आपके जो मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, उसमें ऐसी क्या खास बातें हैं जो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जिससे आपका जो घोषणा पत्र है और पार्टियों से अलग है। इसमें 2-3 पक्ष हैं। एक पक्ष तो हमारी पार्टी का ये मानना है कि सिर्फ नेता बदलने से इस देश के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीतियों के स्तर के ऊपर परिवर्तन करने पड़ेंगे। और उसमें देश के स्तर के ऊपर अगर हम देखें तो हमारे देश में संसाधनों की कमी नहीं है। उन संसाधनों का इस्तेमाल किसके पक्ष में किया जा रहा है? मोदी का राज, बीजेपी का राज, वो एक दरबारी पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा है। हमारे देश के संसाधनों को लुटाया जा रहा है बड़े कॉरपोरेट, बड़े पूंजीपति घरानों के पक्ष में। और वो ये रफाल जैसा जो लड़ाकू विमान के मामले पे जो समझौता किया गया है वो भी इस लूट का एक हिस्सा है। आपके सार्वजनिक बैंकों की संपदा को लुटाया गया है, हमारे सार्वजनिक संसाधनों को लुटाया गया है। तो हमारा ये विकल्प ये है कि इन संसाधनों का खेती के लिए कानूनी रूप से किसान को 1.5 गुना लागत से ज़्यादा भाव, लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सकता है। ठीक है। हमारा शिक्षा के संबंध में जो सार्वजनिक शिक्षा है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाते हुए सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था, अगर आपके कुल संपदा का देश की 6% उसके ऊपर खर्च किया जाए तो वो सबको दिया जा सकता है। ये व्यापारीकरण बंद किया जा सकता है। स्वास्थ्य बीमा योजना को हम कहते हैं खत्म करेंगे। हम स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने की बात करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करते हुए हर आदमी के लिए, हर नागरिक के लिए स्वास्थ्य की जिम्मेवारी राज्य ले, और यह संभव हो सकता है। सिर्फ 5% आप अपने जीडीपी का, घरेलू संपदा का अगर हम खर्च करें तो ये सबके लिए संभव है।
युवाओं के लिए क्या खास प्रोग्राम है आपके मैनिफेस्टो में? हमने ये कहा है कि रोजगार जो आज के समय के ऊपर एक भयंकर विकराल रूप बेरोजगारी का बन चुका है, पिछले 45 साल के इतिहास में इतनी बेरोजगारी पहले कभी नहीं रही है। इसका हल तभी संभव हो सकता है जब हर नौजवान के लिए रोजगार का अधिकार एक संवैधानिक बुनियादी अधिकार बनाया जाए, और वो हम नीतिगत स्तर के ऊपर बदलाव का इसी मुद्दे के ऊपर हमारी पार्टी काम करेगी। हर इंसान को रोजी की अधिकार उसका मिलना चाहिए। महिलाओं के लिए क्या खास है? आज हमारा देश इनकी राजनीति की वजह से इतना अमानवीयकरण हुआ है कि छोटी छोटी बच्चियों तक आज सुरक्षित नहीं है, दहशत का वातावरण है। ऐसे समय के ऊपर ज़रूरी है कि महिला सुरक्षा के लिए हमें पुख्ता इंतज़ाम किए जा सकें। उसमें जिस तरह का ये प्रोत्साहन क्रिमिनल्स को, अपराधियों को राज्य की तरफ से जो दिया जा रहा है, उसको तोड़ने की ज़रूरत है। इसलिए हमारा कहना है कि कानूनी रूप से ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिसमें धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, लिंग के नाम पे जो हिंसा है उसके ऊपर अंकुश लग सके। अच्छा, एक बात और बताइए, जो मजदूर वर्ग है, जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, उनको सही वक्त पर काम भी नहीं मिलता, तो उनके लिए क्या है? जो प्रवासी खासकर मजदूर बिहार से हरियाणा में आते हैं, हरियाणा से राजस्थान में जाते हैं, राजस्थान वाले मध्य प्रदेश में जाते हैं, उन लोगों के लिए आपके मैनिफेस्टो में क्या है? हमारी पार्टी ने 18,000 न्यूनतम वेतन जो तमाम ट्रेड यूनियन जो मांग कर रही हैं उसको समर्थन किया है, और हमारी जो केरल केंद्र सरकार है उसने उसको लागू भी किया है। आज वहाँ 600 रुपये दिहाड़ी तय की गई है। इसके अलावा मोदी के राज में तमाम श्रम कानूनों को कमज़ोर किया गया है। आज यूनियन बनाना ही अपने आप में बहुत बड़ा एक अपराध हो चुका है। हमारी पार्टी का ये कहना है कि ये जो मालिक प्रस्त जो परिवर्तन किए गए हैं श्रम कानूनों के अंदर, इनको पलटा जाएगा, और मजदूरों के पक्ष में ये क्यों नहीं हर फैक्ट्री के स्तर के ऊपर एसेंशियल हो, ज़रूरी हो, गुप्त मतदान से मजदूरों का संगठन बने, यूनियन बने, उनको सौदेबाजी का अधिकार जो हमारे संविधान ने दिया है, संगठित होने का, संघर्ष करने का, न्याय अन्याय के खिलाफ बोलने का, यह अधिकार उनको संविधान ने दिया है। वो कानूनों में संशोधन करके उन्होंने कमज़ोर किया है, उसको हम पलटेंगे और दोबारा से मजदूरों को वो बुनियादी अधिकार देंगे। नौजवानों के लिए सरकार की तरफ से तो निश्चित तौर पे ये आज जिस तरह का अपराधीकरण समाज के अंदर बढ़ रहा है, अमानवीयकरण बढ़ रहा है, ये क्योंकि आपने कल्चर को एक बाजारू बना दिया है, तो उसकी वजह से ये देश के स्तर के ऊपर जो आज बच्चियों की जो मैं चर्चा कर रहा था, ये इसी आधार के ऊपर बाजारू कल्चर आपका नशे के उसके अंदर धकेल दिया गया है। तो अगर इन नौजवानों को आप एक सकारात्मक मंच प्रदान करें, खेल कूद का, उनकी ऊर्जा को आप सांस्कृतिक गतिविधियों में लगाएं, तो जाहिर है एक वातावरण बनेगा, आपकी संस्कृति सुधरेगी, एक प्रगतिशील विचार उनके अंदर पैदा किए जाएं, सामाजिक एक ओरिएंटेशन उनके अंदर पैदा किया जाए। नौजवानों के आज उनके पास कोई मंच नहीं है, हर तरह से निराश हैं, उनको नशे की तरफ धकेला जा रहा है, आत्महत्याएं कर रहे हैं, कोई अपराध की तरफ जा रहा है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि इन नौजवानों को हम उनकी ऊर्जा को चैनलाइज करें, खेल कूद में, संस्कृति के स्तर पे शिक्षा को क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, रोज़गार का संविधान अधिकार मिले, तो निश्चित तौर पे हमारा देश के पास ये बहुत बड़ी संपदा है जो और किसी के पास नहीं है। एक और बात हम जानना चाहेंगे आपसे कि हम जब डीसी ऑफिस जाते हैं तो वहाँ छोटे छोटे कामों के लिए महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे बड़ी भारी संख्या में हर रोज़ आते हैं। उनको किसी को अपना राशन कार्ड बनवाना है, किसी को अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, किसी को अपना लाडली का फार्म भरना है, किसी को लड़की की शादी हो चुकी है, बच्चे भी हो चुके हैं लेकिन उसका कन्यादान अब तक नहीं मिला है। बूढ़े लोग गांव से आते हैं, कई कई घंटे बैठे रहते हैं, उनकी ये छोटी छोटी जो समस्याएं हैं इनका निवारण नहीं हो पा रहा है। अगर आप लोगों के प्रभाव से, आपकी पार्टी के प्रभाव से सरकार आती है तो इनके लिए आपका क्या कदम रहेगा? ये कोई मुश्किल बातें नहीं है, नियति का सवाल है, आपकी नीतियाँ क्या हैं। अब ये जो आज यहाँ डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में आते हैं लोग धक्के खाने के लिए, ये उनके अपने स्थानीय जहाँ वो रहते हैं, गांव में, मोहल्ले के स्तर के ऊपर, वहाँ आपके
गांव के स्तर पर सचिवालय को क्यों नहीं स्ट्रेंथन किया जाए, उसको मजबूत किया जाए, वहीं के ऊपर आपको ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं। आज तकनीक का ज़माना है, कंप्यूटर है, इंटरनेट आ गया है, उसके तहत लोगों को वहीं पर तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकती हैं अगर सरकार की नीतियां ठीक हो ये रहा है कि इन्होंने कर तो दिया ऑनलाइन सब कुछ, लेकिन उसके लिए वहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन के लिए फैसिलिटी नहीं है। तो प्राइवेट लोगों के पास जाओ, कंप्यूटर वाला कोई 100 रुपये, कोई 200 रुपये, कोई 300 रुपये, उनसे पैसे ऐंठते हैं। उन सब के बावजूद भी उनका काम नहीं बन रहा है, तो वो इससे धक्के खाते फिर रहे हैं। तो मुख्य जिम्मेदारी सरकार की है, जो करना चाहिए। इवन खेती बाड़ी करने वाले लोगों का अभी तक जितनी भी गिरदावरी थी वो पटवारी करता था, अब कहा कि ऑनलाइन करवाओ, हर किसान जाएगा कंप्यूटर वाले के पास, उसकी जिम्मेवारी बन गई। अब सरकार ने अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ दिया है। तो अगर करना है ऑनलाइन करना, हमें इस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन उसकी जिम्मेवारी सरकार की हो। जो पहले पटवारी करता था, अब उसके लिए आप अपना इंतजाम करो, इंश्योर करो। हरियाणा में युवाओं को एक तरह से बेरोजगारी भत्ता देने की स्कीम 2016 में शुरू हुई, जिसको सक्षम योजना का नाम दिया गया। उसमें भी लगभग 1 लाख के करीब सक्षम युवाओं को अपना रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब तो और ज़्यादा, क्योंकि बीए को भी शामिल कर लिया गया है, लेकिन काम बहुत कम बच्चों को मिला है। तो खासकर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, हालांकि आपने पहले कह दिया कि नौकरियां जो खाली हैं उनको भरा जाए, लेकिन बेरोजगारी भत्ते के लिए आप लोगों की क्या योजना है? ऐसा है, ये हमारी सरकार, जो बंगाल की सरकार लेफ्ट फ्रंट की, उसने शुरू किया था सबसे पहले बेरोजगारी भत्ता। क्योंकि हमारी पार्टी का ये मानना है कि ये राज्य का मतलब हमारा स्टेट केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है हर किसी को रोजगार की उपलब्धता करना। हमारा संविधान ये दिशा देता है। अगर सरकार ये रोजगार उपलब्ध करवाने की जिम्मेवारी नहीं दे पा रहा है तो उसको इसकी भरपाई करनी चाहिए, बेरोजगारी भत्ते के रूप में देना चाहिए। जब तक वो रोजगार नहीं दे पाता है तब तक उसको भत्ता मिलना चाहिए। लेकिन इन्होंने जो खेल यहाँ किया है वो बेरोजगारों के साथ बहुत ही क्रूर मजाक है। उनसे सक्षम के नाम के ऊपर काम लिया जा रहा है। एक तरह से जो स्थायी रोजगार के तहत जो काम मिलना चाहिए था उसकी जगह इन्होंने ठेकेदारी और आउटसोर्सिंग की बजाय अब सक्षम से वो उनका दोहन, उनका शोषण किया जा रहा है कम से कम पैसों पर। तो उनका शोषण बढ़ गया है। वही रोजगार आपने सक्षम तो इनको मान लिया, नाम तो बड़ा अच्छा है, हाँ वो सक्षम है, तो सक्षम है तो वो काम जो कर रहे हैं वो काम उनको स्थायी क्यों नहीं दे दिया जाए? बिल्कुल। वो काम स्थायी देने की बजाय मामूली पैसों पर उनसे उनका शोषण किया जा रहा है। ये स्थायी रोजगार मिलना चाहिए उनको। तो युवाओं को स्थायी रोजगार मिलना चाहिए। बार बार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कहते रहे हैं कि स्थायी रोजगार और समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। एक और जो समस्या पूरे देश के खासकर गरीब तबके के सामने आ रही है आधार को लेकर, क्योंकि आधार लोग काम करते हैं, उनके अंगूठे घिस जाते हैं, वो अनाज लेने के लिए जाते हैं डिपो पर तो उनके अंगूठे का निशान नहीं लगता। उस पर आपकी पार्टी क्या कह रही है? ये तमाम चीज़ें जो इन्होंने की हैं, आधार को, डिजिटलाइजेशन को, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करने के नाम पे अनेकों लोगों को अपने उनके अधिकार से उनको वंचित किया गया है, लाखों की तादाद के अंदर। आज ये शर्म की बात है कि हमारे देश के अंदर मतलब भूखमरी का शिकार होकर के लोग मर रहे हैं। हमारे देश में अनाज है, लेकिन बीपीएल के तहत, राशन डिपो के तहत उनको ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। यहाँ तक कि खेती बाड़ी के स्तर के ऊपर भी किसान धक्के खाते हुए फिर रहे हैं। ऑनलाइन जिसका होगा उसी की खरीद होगी, सरकारी मूल्य घोषित कर दिया जाता है, खरीदारी नहीं होती है। श्रम कानूनों के तहत भी ऑनलाइन जिसका रजिस्ट्रेशन, उसके लिए कितनी लूट चल रही है। प्राइवेट कंप्यूटर्स के ऊपर जा करके सालों सालों तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता, जिनका रजिस्ट्रेशन होगा उनको सुविधा लाभ नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारी, और इन्होंने एक सर्विलेंस का जो तरीका बनाया है आधार के तहत, जो कि निजता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ये बुनियादी अधिकार है, उसके अंदर अतिक्रमण किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, हमारी ये मानना है कि एक आदमी है, गांव के अंदर रहता है,
सब लोगों का उसका अपना वहाँ का गांव का सरपंच है, लंबरदार है, पुष्टि हो सकती है। लेकिन बूढ़े आदमी भी आज बैंकों के धक्के खा रहे हैं, उनके निशान नहीं मिल रहे हैं, उनको पेंशन नहीं मिलती है, विधवाओं को पेंशन नहीं मिलती है, अपंग अपाहिजों को नहीं मिलती है, उनको राशन डिपो पे राशन नहीं मिलता है। ये कह करके आज क्योंकि नेट काम नहीं कर रहा है, बिजली नहीं है, कभी कहते तेरा निशान नहीं मिलता है, नरेगा का काम कर रखा है लोगों ने लेकिन भुगतान नहीं हो रहा है। नरेगा का पहले तो काम मिलता ही नहीं, उसको बिल्कुल मार दिया गया है। हमने इस घोषणा पत्र के अंदर कहा है कि 200 दिन का नरेगा का काम हम लागू करवाएंगे। ये 100 दिन का भी कानून उस समय पर हमारी जब सरकार यूपीए की सरकार बनी थी, जो हमारे समर्थन से थी, तब ये कानून बना था। अब इसको हम और मजबूती प्रदान करेंगे। गांव के अंदर सबसे ज्यादा आज बेरोजगारी है, खासतौर पे महिलाओं की बहुत ज्यादा हालत ऐसी खराब है कि जिनको रोजगार से बाहर किया गया है। तो ऐसे समय के ऊपर जो खेती में रोजगार बचा नहीं, मशीनीकरण की वजह से, ये सबसे जरूरी है कि 200 दिन का मनरेगा के तहत काम हो और इसकी दिहाड़ी को महंगाई के आंकड़ों के साथ जोड़ा जाए। महंगाई बढ़ने के साथ ये दिहाड़ी बढ़े और जिस राज्य में जो न्यूनतम वेतन है, जो न्यूनतम दिहाड़ी है, उतना ही उसको मिले। बहुत सारी जगहों के ऊपर राज्य के न्यूनतम वेतन से कम नरेगा का वेतन है। चलिए, ये तो बात हुई मनरेगा को लेकर, क्योंकि मनरेगा का काम कोई अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है। लेकिन जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं, जिन्होंने पीएचडी किया है, एमफिल किया है, इंजीनियरिंग तक की है, उनके लिए अगर आपके प्रभाव से सरकार बनती है केंद्र में, तो उनके लिए क्या खास मतलब रोजगार किस तरह से पैदा होगा? क्योंकि समस्या ये आती है कि खासकर युवा ही कहते हैं कि देश में रोजगार ही नहीं है। रोजगार बेअंता है। आपके केंद्र की सरकार के, राज्य के सरकारों के अगर मिला करके देखा जाए, इस देश में आज भी 70 लाख से ज़्यादा नौकरियां खाली पड़ी हैं, खाली पद पड़े हैं, लेकिन उनको भरा नहीं जा रहा। ये लगातार आउटसोर्सिंग के तहत, ठेकाकरण के तहत हमारे नौजवानों को उनकी मेहनत को लूटने का एक तंत्र बनाया गया है। हमने इसलिए नारा दिया है, कर्जा मुक्त किसान और ठेका मुक्त नौजवान। ठेकेदारी प्रथा खत्म हो और स्थायी काम के लिए स्थायी रोजगार मिले, समान काम के लिए समान वेतन मिले। यह हमारा बुनियादी होगा और जितने भी खाली पद बढ़े हैं उन सबको भरा जाए। इसके अलावा हमने ये भी कहा है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी रिजर्वेशन लागू किया जाए, ताकि जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनको रोजगार के अंदर भागीदारी मिल सके। मोदी के राज में जिस तरह की कोशिशें की गई हैं, उसमें विविध प्रकार के तरीके अख्तियार करते हुए आरक्षण को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो हम इसको पुख्ता तमाम खाली पदों को भरे जाने का, नए रोजगार का सृजन, ताकि निवेश, आप अगर शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर, खेती के अंदर अगर सरकारी निवेश बढ़ेगा तो रोजगार पैदा होगा। अगर सरकार निवेश ही नहीं करेगी, सब प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएगा, तो उससे रोजगार नहीं पैदा हो रहा है। बल्कि आज हम देख रहे हैं कि हमारी खेती बाड़ी में 14 साल के इतिहास में सबसे लोवेस्ट इनकम है और बेरोजगारी वो इन 4 सालों के अंदर 4 करोड़ रोजगार पहले के मुकाबले चले गए हैं, जबकि उन्होंने वादा ये किया था हर साल 2 करोड़ नए रोजगार देंगे। मिलने थे 10 करोड़ नए रोजगार और हुआ ये है कि पहले के भी 4 करोड़ रोजगार चले गए। चलिए, आप इतना भारी भरकम बातें कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया जाए, क्योंकि हमारा युवा जानना चाहता है, बार बार ये बातें आती हैं युवाओं के सामने कि देश में पैसा है ही नहीं, देश में इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? मैं वही कह रहा हूँ, देश में साधनों की कमी नहीं है। हालत क्या है कि आज देश के अंदर जब ये मोदी की सरकार बनी तो देश में जितनी संपदा पैदा होती है उसका 49% 1% लोगों के पास चला जाता था। अब वो 73% हो गया है। पूरा देश मिलकर जो संपदा पैदा करता है एक साल में, उसका 73% सिर्फ 1% लोगों के पास चला जाता है। और आज हालत ये होगी कि देश की आधी आबादी के पास जितनी दौलत है उससे ज्यादा सिर्फ 9 आदमियों के पास है। इनके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए क्या? आप गरीब से गरीब आदमी को जीएसटी के तहत लूट रहे हैं। आपने पेट्रोल पे, डीजल पे, गैस पे रेट बढ़ा करके लोगों का कमर तोड़ दी है। उल्टा हमारा ये मानना है कि कॉर्पोरेट टैक्स जो इन्होंने कम किया है वो बढ़ाया जाना चाहिए।
बड़े पूंजीशाहों को, थैलीशाहों को, धनवान लोगों के ऊपर, उनके ऊपर टैक्स बढ़े, उनके ऊपर संपदा कर लगना चाहिए। बड़ी बड़ी परिसंपत्तियां खड़ी कर रखी हैं, उसके ऊपर क्यों नहीं लगे? फिर इसके साथ ही ये भी है कि जो उसके बाद अपनी औलाद के पास जो संपत्ति चली जाती है उसके ऊपर भी कर लगना चाहिए। तो संसाधन जुटाने पड़ेंगे। आम जनता को निचोड़ने की बजाय जो आम जनता की मेहनत से जो धन चंद लोगों के पास है उसके ऊपर हम टैक्स लगा करके संसाधन जुटाए जा सकते हैं। और ये शिक्षा में अगर निवेश बढ़ेगा, क्वालिटी एजुकेशन होगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खेती के अंदर, अगर आप हमारी देश की आज भी 60% आबादी खेती पर आश्रित है। अगर खेती करने वाले लोगों की आमदन बढ़ेगी तो बाजार में मांग बढ़ेगी, बाजार में मांग बढ़ेगी तो रोजगार अपने आप पैदा होगा, क्योंकि मांग को पूरा करने के लिए नए उद्योग लगाने पड़ेंगे। तो अगर आप खेती के अंदर, शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर, सामाजिक बुनियादी सुविधाओं के ऊपर अगर खर्च करेंगे तो उससे रोजगार पैदा होगा। और खर्च करने के लिए पैसा देश के अंदर बेअंता है। महंगाई को कम करने के लिए आपकी सरकार क्या करेगी? बुनियादी चीजें हैं। सबसे ज्यादा आज महंगाई अगर आप देखोगे आम आदमी के लिए, हर कोई चाहता है उसका बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, तो प्राइवेट स्कूलों के अंदर जा रहे हैं, भारी लूट है। आप इस शिक्षा को सार्वजनिक शिक्षा के क्षेत्र के अंदर क्वालिटी एजुकेशन दे, जो हमारी केरल की सरकार ने करके दिखाया है। 2 साल में सरकारी स्कूलों की क्वालिटी बढ़ा करके उन्होंने 3.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल से अब सरकारी स्कूल के अंदर आ गए। तो माँ बाप का खर्चा घटेगा। इसी तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने करके दिखाया है, क्योंकि प्राइवेट के अंदर लूट है, सरकारी क्षेत्र के अंदर दवा मिले, डॉक्टर मिले, नर्स मिले और ये सबको सुरक्षा प्रदान करें, तो आपका स्वास्थ्य पर जो सबसे ज़्यादा खर्चा आज हो रहा है उससे आपको छूट मिलेगी। इसके साथ राशन के ऊपर हमारा ये मानना है कि देश में जो विकास की बड़ी बड़ी बातें कर रही, कोई आदमी भूखा ना रहे, हर किसी को ये गुलाबी पीले कार्डों में बांट रखा है, बुनियादी तौर पर सबको खाद्य सुरक्षा मिले और हर परिवार को 35 किलो अनाज के अलावा 14 जरूरी चीज़ें, जिसमें दाल भी है, उसमें घी भी है, तेल भी है, कपड़ा भी है, ज़रूरत की तमाम चीज़ें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अगर आप मुहैया करवाएं तो लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी। जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें अगर आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अगर उनको उपलब्ध करवाते हैं तो देश के अंदर महंगाई की मार से मुक्ति दिलाई जा सकती है। आपकी पार्टी का सिर्फ एक कैंडिडेट हरियाणा में हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ रहा है। हरियाणा में युवा खेल के मैदान में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपकी प्रभाव से सरकार आती है तो हमारे युवा जो खेल के क्षेत्र में अपना कैरियर ढूंढते हैं उनके लिए आपका क्या काम रहेगा? हमारी यही बात है, ये एक जो आज पोटेंशियल है हमारे नौजवानों पे, बिना सरकार की सहायता के वो इतने अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर सरकार की तरफ से युवा नीति बना करके गांव-गांव में अगर ये इस तरह के स्टेडियम बनाए जाएं, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए कोच ट्रेनिंग ये अगर दी जाए तो बहुत बड़ी सुविधा मतलब संभावनाएं हमारे देश के अंदर है और हमारे हरियाणा के अंदर खास तौर पे हैं। नौजवानों ने साबित किया है। अब होता क्या है कि जो जीत करके आ जाता है उसका श्रेय लेने के लिए तो ये वो कुछ उनको इनाम वगैरह देने की घोषणा करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि नए खेल का जो पोटेंशियल है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार खर्चा नहीं कर रही है। तो खेल के ऊपर इवन सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र के अंदर भी सरकार की तरफ से कोई किसी तरह का अनेकों नौजवानों की जो रुचियां हैं उनके लिए क्यों नहीं प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया जाए। तो खेल कूद सांस्कृतिक गतिविधियों को सरकार की तरफ से बढ़ावा दिया जाने की जरूरत है। हाँ, मैं इसी बात पर आने वाला था, क्योंकि हरियाणा में बहुत से ऐसे लोक कलाकार हैं जिनको अपना जो कोई गाता है, कोई बजाता है, उन चीज़ों को छोड़कर दिहाड़ी करनी पड़ती है। हमने देखा है गलियों में हारमोनियम बजाने वाला पार्ट टाइम में वो कबाड़ी का काम कर रहा है, गाने वाला भी किसी नाई की दुकान पर काम कर रहा है। इनके लिए आपकी क्या योजना होगी? अब सबसे बड़ी अफसोसनाक बात यही है, इस देश के अंदर प्रतिभाएं हैं उनको मौका नहीं मिल रहा है। और ये इसलिए नहीं मिल रहा है कि यहाँ सब कुछ बाजार के हवाले कर दिया गया। इवन हमारी संस्कृति भी बाजारू बना दी गई है और उस तरह से उसमें फूहड़पना, अश्लीलता बड़े पैमाने पर ये हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से
देश में जिस तरह का माहौल हुआ, पुलवामा में हमला हुआ और चुनाव प्रचार में भी खासकर जो बीजेपी पार्टी है वो इसका दोहन कर रही है अपने प्रचार के लिए कि राष्ट्र को खतरा है, और पूरे देश में एक राष्ट्रवाद की भावना पैदा करके वो हमारे युवाओं को भी और हमारे पूरे देश की जनता को बरगलाकर वोट लेना चाहती है। अगर आपकी पार्टी के प्रभाव से सरकार बनती है आगे 2019 में, तो उसमें आप लोगों की जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर क्या कदम रहेंगे, और ख़ासकर हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, पाकिस्तान है, इधर चाइना है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ये देश हमारे जो देश की सीमा से लगते हैं, तो इनके लिए आप लोगों की क्या नीतियां रहेंगी? देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी जिस बात को लेकर के हमारा फ़ायदा उठाना चाहती है चुनाव में, वो उसकी सबसे बड़ी विफलता है। आज हमारे सैनिकों ने उनकी शहादत दी है, पराक्रम किए हैं, पहले भी किए हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन्होंने सैनिकों के लिए क्या किया है। आज भी हमारे अर्धसैनिक बल 4 साल से लगातार बैठे हैं कि हमें भी पेंशन मिलनी चाहिए। कोई एक एमएलए बनता है एक बार के लिए, उसको ताउम्र पेंशन मिलती है, हमारे इन सुरक्षा कर्मियों को पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? उनके लिए बाकायदा चेतावनी थी आतंकवादी हमला होने की। उनके अधिकारी मांग कर रहे थे कि हवाई रास्ते से इनको भेजा जाए, सड़क के रास्ते भेजना ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं भेजा गया? खुद जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने कहा है कि बहुत बड़ी विफलता रही है। असल में बात यह है कि इनकी जो राजनीति है वो ही स्वयं में देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वो यह है कि जो देश के अंदर नफरत पैदा करे, हिंसा पैदा करे, देश को अंदर से जो कमजोर करता है वो देश को सुरक्षित नहीं रख सकता। जो राजनीति देश को अंदर से कमजोर करेगी वो देश को कैसे सुरक्षित रख सकती है? और आंकड़े गवाह हैं कि पिछले 5 सालों को इनके सरकार से पहले के 2009 से लेकर के 2014 के बीच में देश में जो आतंकवाद की घटनाएं थी वो सिर्फ 116 थी, और इनके राज में 14 से लेकर के 19 इसके बीच में 646 हो गई। लगभग 6 गुना घटनाएं बढ़ गई हैं। इनकी जो राजनीति है वो अल्पसंख्यकों को, वो दलितों को, वो आदिवासियों को बार बार टारगेट किया जा रहा है। हमेशा देश के स्तर पर, कश्मीर हमारा है तो कश्मीरी भी तो हमारे हैं। पुलवामा के तुरंत बाद हमने क्या देखा है कि यही इन्हीं के आरएसएस के, बीजेपी के संगठनों के लोगों ने हमारे कश्मीरी नौजवानों पर, जो कश्मीर से बाहर यहाँ पढ़ने के लिए आए थे, या कोई छोटे मोटे अपना कोई शॉल बेचने वाले छोटे मोटे जो व्यापारी हैं, उनके ऊपर हमले किए गए। यही तो आतंकवादी चाहते हैं कि भारत से कश्मीर के नौजवानों का मोह भंग हो, उनकी कटुता पैदा हो, तो वो उनके खेमे में आए, आतंकवाद की तरफ जाएं। ये पीट पीट करके, उनको अपमानित करके, उनके साथ दुर्व्यवहार करके ये क्या हासिल करना चाहते हैं? तो जरूरत ये थी कि हम कश्मीर के लोगों का विश्वास जीतें, हमारे अंदर की एकजुटता को मजबूत करें। अगर आतंकवाद से लड़ना है तो उनको अलग थलग डालना पड़ेगा। जनता से अलग थलग डाल करके आतंकवाद से सख्ती से निपटा जा सकता है। इसी के साथ आस पड़ोस के देशों के साथ भी वार्ता के तहत तमाम मसलों का निपटारा किया जा सकता है। और ये हमारे खुद गृह मंत्री ने, जब सर्वदलीय बैठक हुई, वहाँ डेलीगेशन गया था कश्मीर में, उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि हम सभी स्टेक होल्डर्स, जो भी इससे संबंधित हिस्से हैं, उनसे बातचीत करके और इसका समाधान करेंगे। संभावनाएं हैं, लेकिन उसकी बजाय ये जो पैलेट गन्स, किस तरह से आप, कितनी फौज आप डालेंगे, कितने आप वो करेंगे, जब तक आम जनता का उनका विश्वास नहीं जीतेंगे, आतंकवादियों को अलग थलग नहीं डाला जा सकता। और आतंकवादियों को अलग थलग डाल करके ही, उनके साथ सख्ती से पेश आकर के ही आतंकवाद को ख़त्म किया जा सकता है। तो ये सवाल है। आज हम अपने पड़ोसी देशों के साथ जिस तरह की आज विदेश नीति अख्तियार की है, उनसे बातचीत के बजाय अमेरिका के इशारे के ऊपर काम किया जा रहा है। उसका पिछलग्गू हम बन गए। अमेरिका हमें कहता है कि आप ईरान के साथ तेल का व्यापार नहीं करेंगे, तो हमारी संप्रभुता खतरे में है,
हम सवाल नहीं करते, क्यों नहीं करेंगे? हम किसके साथ दोस्ती रखेंगे, किससे व्यापार करेंगे? ये स्वतंत्र देश है हमारा। वेनेजुएला के ऊपर कह रहे हैं आप व्यापार नहीं करेंगे। जो तीसरा बड़ा हमारा जिससे हम तेल लेते हैं, वो हमें सस्ता तेल देने को तैयार हैं, वो हमें अपने रुपयों के बदले में तेल देने को तैयार हैं। तेल हमें बाहर से लेना ही पड़ता है अपनी जरूरत का 95%, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका के सामने नहीं बोल पा रहे हैं। अमेरिका हमारे व्यापार के ऊपर आज रोक लगा रहा है, वो ज्यादा टैक्स लगा रहा है, हम इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो देशभक्ति का जो स्वांग रचा जा रहा है, ये खोखला है। ये अमेरिकन साम्राज्यवाद का एक पिछलग्गू देश को बना दिया गया। तो जरूरत इस बात की है कि हम अपनी संप्रभुता को मजबूत करें, हमने अपनी अंदरूनी स्तर के ऊपर लोगों का विश्वास वो जीतें और अपने पड़ोसी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए जो भी संवाद संभव है वो हमें करना चाहिए। हमारे जो छोटे छोटे व्यापारी, जो कोई दुकान है, कोई थोड़ा कारोबार कर रहा है, खासकर आजकल जीएसटी को लेकर बहुत परेशान है, तो जीएसटी पर आप लोगों का क्या रुख है? हमारा पहले से ही ये कहना है कि ये जीएसटी दो तरह से, एक तो ये राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करती है। हमारे संविधान एक गणतांत्रिक राज्य है, राज्यों को अपने वहाँ की नीतियों के मुताबिक, अपनी ज़रूरतों के मुताबिक कुछ अधिकार दिए गए हैं। ये सारा सेंट्रलाइज कर दिया गया और इसके आधार के ऊपर जो उनकी अपनी जो संभावनाएं थी संसाधन जुटाने की, उनको उनके हाथ बांध दिए गए। दूसरी बात इसके साथ ही है, ये अप्रत्यक्ष कर है जिसके तहत आम आदमी, गरीब आदमी को भी इससे निचोड़ा जा रहा है। हमारा इसका ये कहना है कि इस अप्रत्यक्ष कर की बजाय प्रत्यक्ष कर का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। जो साधन संपन्न लोग हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, मैंने पहले आपके सामने चर्चा किया, उनके ऊपर टैक्स का दायरा बढ़ना चाहिए और गरीब आदमी, दिहाड़ीदार मजदूर, जिसको स्थायी को रोजगार नहीं है, खेती बाड़ी करने वाले, खेत मजदूरी करने वाले, उन लोगों को इस अप्रत्यक्ष कर से बरी करना चाहिए। तो ये हमारा समझदारी है जीएसटी के बारे में भी कि ये अप्रत्यक्ष कर को बढ़ा करके आम जनता को लूटने का, उनको निचोड़ने का एक तरीका है। इसकी बजाय प्रत्यक्ष कर की दिशा में बढ़ना चाहिए हमें, और राज्यों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उनके अपने संसाधन, कुल हमारे रेवेन्यू का कम से कम 50% हिस्सा राज्यों को दिया जाना चाहिए। सुरेंद्र जी, एक बात और जानना चाहेंगे हम आपसे कि आज जिस तरह से कॉरपोरेट के पैसे से चुनाव लड़ा जाता है और बड़ी भारी मात्रा में कॉरपोरेट से पैसा आता है और पता भी नहीं चलता कि किसने कितना दिया, इस जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उस पर आपकी पार्टी का क्या कदम रहेगा? नहीं, हमारा स्पष्ट मानना है कि देश का जनतांत्रिक प्रणाली को आज कमज़ोर किया गया है, उसके ऊपर आज शिकंजा कसा गया है कॉरपोरेट पूंजी का। और ख़ास तौर पे मोदी की राज सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने तो हद ही कर दी है। ये बातें तो भ्रष्टाचार मिटाने की, काला धन मिटाने की बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन इन्होंने बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से, मैं कह सकता हूँ, संसदीय मर्यादाओं को लांघते हुए ये इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था की है, जिसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। और वो इस आधार के ऊपर हमारा कहना है, एक तो विदेशी पूंजी का चंदा, जो खुद इलेक्शन कमीशन से भी जब सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट मांगा तो उसको भी ये कहना पड़ा है कि विदेशी कंपनियों से राजनीतिक पार्टियों को चंदा, बड़े कॉरपोरेट से असीमित चंदा, जो पहले सीमा थी वो खत्म कर दी है, असीमित चंदा ये देश की नीतियों को प्रभावित करेगा। ये पारदर्शी तरीका नहीं है। तो इन्होंने असीमित तरीके से कॉरपोरेट फंडिंग को कानूनी एक अधिकार दिया। हमारी पार्टी का कहना है ये रिश्वत है, ये भ्रष्टाचार के दायरे में आना चाहिए, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। सार्वजनिक पब्लिक फंडिंग से चुनाव करवाओ। ये जो चंदा कॉरपोरेट्स जो आज राजनीतिक पार्टियों को दे रहे हैं, ये उनसे इलेक्शन कमीशन को लिया जाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को वो पैसा दें और इलेक्शन कमीशन सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रचार के लिए वो पैसे को लगाए सबको, ताकि मौका मिल सके। अभी हमारे देश के स्तर के ऊपर बहुत, अब 94-95% अकेला बीजेपी को चंदा मिल रहा है, तो उसके पास बेअंता पैसा है
वो अखबारों को, वो टीवी को, वो तमाम प्रचार माध्यमों को वो खरीद सकने की क्षमता रखते हैं। राजनीतिक पार्टियों के ऊपर खर्चे की कोई सीमा नहीं है, कैंडिडेट के ऊपर है लेकिन राजनीतिक पार्टियों पर नहीं है। इस आधार के ऊपर बीजेपी बेअंता पैसा खर्च कर रही है। तो ये जनतंत्र के लिए हानिकारक है, घातक है। चुनाव सुधार होने चाहिए और इसमें ये तो हमारा कहना ही है कि कॉरपोरेटिव फंडिंग बंद हो और पब्लिक फंडिंग, स्टेट फंडिंग से चुनाव किए जाएं। साथ में हमारा ये भी कहना है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सिर्फ 31% वोट लेकर के बीजेपी लोकसभा के अंदर बहुमत ले गई। 69% लोगों ने तो बीजेपी को पसंद नहीं किया था, लेकिन आज बहुमत में सरकार है। तो हमारा यह कहना है कि जिस पार्टी को जितने प्रतिशत जनता वोट करे उतने प्रतिशत सीटें मिलें। अगर ये 100% लागू नहीं होता तो 50% कर लो, 50% सीटें आप जैसे अब जो चुनाव होता है उस तरह से कर लो। 50% सीटें जिस पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिले उतने ही प्रतिशत उसको सीट मिले। तो इससे एक जायज प्रतिनिधित्व जनता का माना जा सकेगा। बहुत जरूरी है देश में अगर जनतंत्र बचाना है या मजबूत करना है तो उसके लिए चुनाव सुधार बुनियादी किए जाने की जरूरत है। एक और बात, जिस तरह से खासकर पिछले 3-4 सालों से मीडिया को जिस तरह से एक तरह से उस पर अंकुश लगाया गया है और लगभग सभी मेन स्ट्रीम के जो चैनल हैं वो सरकार के प्रचार तंत्र में लगे हुए हैं और जो भी उनके खिलाफ बोलता है उनको निकाल दिया जाता है। बहुत से पत्रकारों को निकाल दिया गया है। इक्का दुक्का टीवी चैनल्स ही ऐसे हैं जो सरकार की नीतियों की खुलकर आलोचना कर पाते हैं। आपके पार्टी के प्रभाव से सरकार बनती है तो उन चैनलों के लिए, मतलब आपके इस क्षेत्र के लिए, मीडिया और पत्रकारों के लिए आपकी क्या कदम रहेगा आप लोगों का? एक तो हमारी पार्टी का साफ तौर पे ये मानना है कि ये जो सूचना जो तंत्र है, प्रचार माध्यम, उनके ऊपर जो कॉरपोरेट्स का मोनोपोली, एकाधिकार जो स्थापित हुआ है वो देश के लिए हानिकारक है। और उसमें भी क्रॉस मोनोपोलाइजेशन, यानी कि आपका प्रिंट मीडिया पे भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी इन्हीं लोगों का एक आज मलकियत, एकाधिकार स्थापित हो गया है। और वो इस कैपेसिटी में है कि वो हमारे देश के लोगों का ओपिनियन, विचार को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। जो राजनीति कॉरपोरेट परस्त है, बड़ी पूंजी के पक्ष में काम कर रही है, उसी के पक्ष में हमारा मीडिया, क्योंकि उससे वो लाभान्वित होता है, उसके पक्ष में वो नीतियां तैयार करते हैं, तो वो प्रचार माध्यम वो उन्हीं के पक्ष में प्रचार करते हैं। कुछ अगर दूसरा पहलू ये भी है साथ में, जो बीजेपी के राज में विशेष तौर पे हमने देखा है, वो है कि स्वतंत्र पत्रकारिता वो आज इनके लिए असहनीय हो चुकी है। और उस आधार के ऊपर जो थोड़ा बहुत कुछ लोग जिन्होंने स्वतंत्र पत्रकारिता का कोशिश की है, उनको धमकियां मिली हैं, गंदी गंदी गालियां, उनको ट्रोल किया जाता है, कईयों को उनके मालिकों से दबाव डाल करके नौकरियों से निकलवाया गया है। तो ये कैसे जनतंत्र बचेगा देश के अंदर? इसलिए हम कहते हैं कि ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। जब आपके अखबार, आपके टीवी, वो अगर आपके प्रचार माध्यम वो अगर स्वतंत्रता से काम नहीं कर पाएंगे, हमारे नौजवान विद्यार्थी वो अगर आवाज़ उठाते हैं तो उनको देशद्रोही कहा जाता है। जगह जगह हमारी तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हों, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हों, उन सब के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। ऐसे कुंठित आरएसएस के जहर बुझे हुए लोग जिनकी कोई प्रतिभा नहीं है, उनको वाइस चांसलर बनाए गए हैं। और वहाँ तमाम बाबे, धार्मिक गुरु, उनको बुला करके वो वहाँ उनके लिए पूरा खुला छोड़ दिया गया आरएसएस बीजेपी के लोगों के लिए। दूसरी आवाज़ को मौका नहीं दिया जा रहा, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। अभी हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 19 लड़के लड़कियों को प्रतिबंधित किया हुआ है। क्या दोष था उनका? क्या ये गलत था कि वहाँ की लड़कियाँ ये मांग कर रही थी कि हमारे हॉस्टल में लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल में जाने के लिए उनको इजाज़त होनी चाहिए, उनके लिए लाइब्रेरी खुली हो, उनके लिए पीने का स्वच्छ पानी मिले और वो भी पर्याप्त मात्रा में मिले? क्या ये कोई अपराध है? ये न्यूनतम जरूरत है। खाने में उनके अगर कॉकरोच मिलते हैं, वहाँ कंकर मिलते हैं, वो कह रहे हमें खाना अच्छा मिलना चाहिए। इस बात को लेकर के आंदोलन किया। आंदोलन के बाद वाइस चांसलर के साथ मिलकर के बातचीत से चलो उनके निपटारा भी हो गया। लेकिन अब जब आपके
आपका पेपर है, नज़दीक है, एग्ज़ाम होने हैं, ऐसे मौके के ऊपर आकर के उन्होंने उन नेताओं के ऊपर हमला किया। 19 लड़के लड़कियों को यूनिवर्सिटी से प्रतिबंधित कर दिया। ये तमाम घटनाएं प्रमाणित करती हैं कि ये जनतंत्र विरोधी लोग हैं, ये तानाशाह और एक निरंकुशता इस देश के अंदर स्थापित करना चाहते हैं। आखिर में हम एक बात पूछेंगे, जो ऑडियो में आप लोगों ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसकी क्या खासियत है? बात यह है कि हमारे देश में अभी भी काफ़ी बड़ा हिस्सा ऐसा है जो पढ़ा लिखा नहीं है। कुछ थोड़े बहुत जिन्होंने पढ़ा भी लिया, मजदूर हैं लगातार उसमें, तो वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, कम से कम वो हमारी पार्टी के इस मैनिफेस्टो को सुन तो सकते हैं। पढ़ नहीं सकते तो सुन सकते हैं। तो जितने लोगों तक भी ये जा सके, हमारी कोशिश ये है कि हर माध्यम से, हमारे पास सीमित संसाधन है लेकिन उसके बावजूद भी हमारा ये प्रयास है कि देश के हर नागरिक तक हम अपनी बात ले जा सकें। तो शुक्रिया दोस्तों, आज हमारे साथ थे कॉमरेड सुरेंद्र मलिक, जो कि CPIM पार्टी हरियाणा के राज्य सचिव हैं, और इनसे इनकी पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में जानकारी हमने ली और आप लोगों को भी इसकी जानकारी मिली। धन्यवाद।